गुड इवनिंग एवरीवन गाइस। प्रीवियस सेशन में हमने एनेब्रास होंडा के प्रीवियस पार्ट को कंप्लीट किए थे, जिसके अंतर्गत हमने कैस्टर के कल्टीवेशंस को कंप्लीट किए। इस सेशन में हम 19th नंबर के कल्टीवेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि सनफ्लावर के कल्टीवेशन से संबंधित है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। 19वें नंबर पे आपका सनफ्लावर का कल्टीवेशन दिया है, जिसका साइंटिफिक नेम हेलियंथस एनस है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू सनफ्लावर पूफा। पूफा जो होता है एक प्रकार का लिनोलिक एसिड होता है, जिसमें 68% तक यानी तेल में पूफा या फिर लिनोलिक एसिड यानी सनफ्लावर के तेल में लिनोलिक एसिड की मात्रा या फिर सनफ्लावर के तेल में लिनोलिक एसिड की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो 68% तक पाया जाता है। सो सुइटेबल फॉर हार्ट पेशेंट, जो कि हार्ट पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। यानी कि दूसरे नंबर पे सनफ्लावर होता है, जिसमें लिनोलिक एसिड की मात्रा पाई जाती है 68%, लेकिन सबसे ज़्यादा लिनोलिक एसिड की मात्रा जो होती है वो 78% की इसमें पाई जाती है। तो यह साफ फ्लावर में पाया जाता है, जो कि हार्ट पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ओरिजिन प्लेस ऑफ सनफ्लावर। सनफ्लावर का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है, तो सनफ्लावर का ओरिजिन प्लेस मैक्सिको होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सनफ्लावर किस फैमिली बिलोंग करता है, तो यह कंपोजिटी या फिर एस्टेसी फैमिली बिलोंग करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन्फ्लोरेसेंस कौन सा पाया जाता है, तो सनफ्लावर में जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो आपका कैपिट्यूलम होता है। इसी को हम डिस्क लाइक फ्लावर हेड के नाम से जानते हैं, यानी डिस्क लाइक, यानी इसमें जो फ्लावर हेड होता है वो डिस्क की तरह दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रूट के टाइप क्या होता है, तो सनफ्लावर का जो फ्रूट टाइप होता है वो एकिन्स होता है। फ्रूट टाइप क्या होता है, तो इसका एकिन टाइप्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मॉडर्न इज ए ड्वार्फ एंड शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी ऑफ क्या सनफ्लावर, यानी मॉडर्न जो होता है वो किसकी, तो ड्वार्फ एंड शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटी होती है। मॉडर्न किस प्रकार की वैरायटी होती है, तो मॉडर्न जो होती है वो सॉफ्ट एंड मॉडर्न जो होती है किस प्रकार की वैरायटी होती है, तो मॉडर्न जो होती है वो ड्वार्फ एंड शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटी होती है। नेक्स्ट है डे न्यूट्रल प्लांट्स। सनफ्लावर इज ए डे न्यूट्रल प्लांट, यानी सनफ्लावर जो होता है एक प्रकार का डीएनपी प्लांट होता है। कैन ग्रो इन एनी सीजन, यानी किसी भी सीजन में इसको उगाया जा सकता है, खरीफ में भी, रबी में भी एंड जायद में भी। यानी सनफ्लावर जो होता है वो डे न्यूट्रल क्रॉप्स होता है, यानी सनफ्लावर जो होता है वो डे न्यूट्रल प्लांट्स होता है, जिसको किसी भी सीजन में आसानी से उगाया जा सकता है। नेक्स्ट, सनफ्लावर का सीड रेट कितना होता है, तो सनफ्लावर का जो सीड रेट होता है वो 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। और स्पेसिंग कितनी रखी जाती है, तो इसमें 60 × 20 सेंटीमीटर स्क्वायर स्पेसिंग रखी जाती है। पॉलिनेशंस किसके द्वारा होता है, तो हनी के द्वारा हनी बी की द्वारा पॉलिनेशंस होता है। और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हनी बी के द्वारा ही पॉलिनेशंस 80% से अधिक होता है। 20% में सभी प्रकार का जो है प्रोडक्ट आ जाते हैं पॉलिनेशंस करने वाले। 20वें नंबर का कल्टीवेशन है सनफ्लावर कल्टीवेशन, जिसे हम कुसुम के नाम से जानते हैं। इसका साइंटिफिक नेम कार्थेमस टिंक्टोरियस होता है। इसका साइंटिफिक नेम कार्थेमस टिंक्टोरियस होता है। कार्थेमस टिंक्टोरियस होता है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, तो हाईएस्ट पूफा, जिसे हम लिनोलिक एसिड के नाम से जानते हैं, किस में पाया जाता है, तो यह आपका सनफ्लावर में पाया जाता है। कितना, तो 78.50% एमंग आयल सीड क्रॉप्स, यानी कि सभी प्रकार के आयल सीड क्रॉप्स के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लिनोलिक एसिड या फिर पूफा की मात्रा जो होती है वो सनफ्लावर में पाया जाता है। कितना, 78.50%। जबकि दूसरे नंबर पर आपका सनफ्लावर होता है, जिसमें 68% तक लूफा या फिर लिनोलिक एसिड या पूफा की मात्रा पाई जाती है। एंड दिस इज बेस्ट सुइटेड आउल फॉर हार्ट पेशेंट, यानी कि सनफ्लावर का जो तेल होता है वो जो हृदय रोगियों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। रिड्यूस्ड कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड, क्योंकि जो लिनोलिक एसिड की मात्रा होती है यह ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल की लेवल होती है उसको घटा देता है। ओरिजिन प्लेस क्या होता है, तो इसका ओरिजिन प्लेस अफगानिस्तान होता है या फिर इथोपिया होता है। कैरेट का भी ओरिजिन प्लेस अफगानिस्तान होता है। नेक्स्ट फैमिली इसकी क्या होती है, तो कंपोजिटी या फिर एस्टेसी होती है। इन्फ्लोरेसेंस कौन सा होता है, तो इसमें भी इन्फ्लोरेसेंस जो होता है कैपिटुलम होता है। और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इसमें भी देखने को मिलता है। इसका भी फ्रूट जो होता है वो एकिन्स होता है। सीड रेट कितना रखा जाता है, तो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और स्पेसिंग कितनी रखी जाती है, तो 45 सेंटीमीटर और 2 रो की स्पेसिंग इसमें रखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है इसमें,
तो अगला पॉइंट दिया है इसमें, मोस्ट ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप एमंग फील्ड क्रॉप्स, यानी फील्ड क्रॉप्स के अंतर्गत देखा जाए, फील्ड क्रॉप्स के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे ज़्यादा, यानी फील्ड क्रॉप्स के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सूखा सहनशील करने वाला जो फसल होता है वो साफ्लावर या फिर कुसुम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेडिशनली यूज्ड फॉर कलरिंग एंड फ्लेवरिंग फूड्स इन मेडिसिन्स एंड मेडिसिन्स, यानी मेडिसिन्स में कलरिंग एंड फ्लेवरिंग फूड्स के रूप में सबसे ज़्यादा प्राचीन समय में प्रयोग किया जाने वाला जो क्रॉप होता है वो आपका साफ्लावर या कुसुम होता है। यानी कि साफ्लावर या कुसुम ट्रेडिशनली यूज्ड फॉर कलरिंग एंड फ्लेवरिंग फूड्स इन मेडिसिन्स, यानी मेडिसिन्स में कलरिंग एंड फ्लेवरिंग फूड्स के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये साफ्लावर का प्रयोग किया जाता है। मेकिंग रेड कार्थेमिन एंड येलो डाइज स्पेशली बिफोर चीपर एलिनिल डाइज बिकेम अवेलेबल, यानी कि इसमें जो मेकिंग रेड कार्थेमिन, यानी कि जो कार्थेमिन केमिकल पाया जाता है किसमें, तो साफ्लावर में जो है कार्थिमिन, यानी कि साफ्लावर में कार्थेमिन केमिकल पाया जाता है जो कि रेड कलर को लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और येलो डाइज, इसमें येलो डाइज देखने को मिलता है स्पेशली बिफोर चीपर एनिलीन डाइज बिकेम अवेलेबल। नेक्स्ट है साफ्लावर फ्लावर्स आर occasionally used in cooking as a cheaper substitute for saffron, sometimes referred to as bastard saffron, यानी कि साफ्लावर का जो फ्लावर्स होता है यह कभी कभी कुकिंग एज चीपर सब्सिट्यूट फॉर सेफ्रॉन, यानी सेफ्रॉन के सब्सिट्यूट के रूप में, यानी सेफ्रॉन के लिए जो चीपर सब्सिट्यूट होता है उसके कुकिंग में प्रयोग करने के लिए कभी कभी साफ्लावर का भी यूज कर सकते हैं। यानी कि साफ्लावर फ्लावर्स आर ओकेजनली यूज्ड इन कुकिंग एज ए चीपर सब्सिट्यूट फॉर सेफ्रॉन, यानी साफ्लावर के फ्लावर का कभी कभी प्रयोग जो होता है वो चीपर सब्सिट्यूट फॉर सेफ्रॉन के कुकिंग में किया जाता है। समटाइम्स रिफर्ड टू एज बास्टर्ड सेफ्रॉन, इसे कभी कभी बास्टर्ड सेफ्रॉन के नाम से भी जाना जाता है। Next point related to safflower, but for the last 50 years so the plant has been cultivated mainly for the vegetable oil extracted from its seeds। but for the last 50 years, यानी लेकिन लास्ट यानी अंतिम 50 वर्षों के लिए आल्सो द प्लांट हैज़ बीन कल्टीवेटेड मेनली फॉर द वेजिटेबल ऑयल, यानी लास्ट 50 वर्षों के लिए, लेकिन लास्ट 50 वर्षों के लिए प्लांट्स का कल्टीवेशन जो है मुख्य रूप से वेजिटेबल ऑयल के रूप में किया जाता है। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स सीड, यानी इसी के सीड से तेल प्राप्त किया जाता है। फिर से but for the last 50 years or so the plants has been cultivated mainly for the vegetable oil extracted from its seeds। नेक्स्ट कल्टीवेशन 21वें नंबर का कल्टीवेशन है क्यूमिन कल्टीवेशन, यानी 21वें नंबर का कल्टीवेशन क्यूमिन कल्टीवेशन है। क्यूमिन का साइंटिफिक नेम क्यूमिनम साइमिनम होता है, आल्सो नोन है जीरा, इसी को कहते हैं, इसी को जीरा कहते हैं। और इसकी फैमिली जो होती है एपिएसी होती है, एपिएसी को हम अम्बिलिफेरी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स ड्राइड सीड्स आर यूज्ड इन cuisines of many different cultures in both whole and ground फार्म, यानी कि इसके जो सूखे हुए बीज होते हैं इनका प्रयोग जो होता है वो काउसिन्स ऑफ मेनी डिफरेंट कल्चर, यानी बहुत सारे कल्चर्स में, यानी बहुत भिन्न कल्चर्स में, यानी बहुत सारे भिन्न कल्चर्स में काउसिन्स यानी काउसिन्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन बाथ होल एंड ग्राउंड फॉर्म, जो कि संपूर्ण रूप से या फिर ग्राउंड रूप में इसका प्रयोग करते हैं। क्यूमिन सीड कंटेन 2.5 से 4% तक वोलेटाइल ऑयल, यानी कि क्यूमिन के सीड में कितना परसेंट वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है, तो 2.5 से लेकर 4% तक पाया जाता है। एल्डिहाइड आर क्यूमिनॉल विच एट्रीब्यूट्स फॉर द एरोमा, यानी कि इसमें एल्डिहाइड या फिर क्यूमिनॉल जो होता है वो
एरोमा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड स्पेशल मेडिसिनल प्रॉपर्टी इसमें आयर एंड नारायणा 1950, यानी कि आयर एंड नारायणा ने 1950 ईस्वी में बताया था कि इसके बहुत ही सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो क्यूमिन से रिलेटेड जो अगला पॉइंट है, क्यूमिन सीड आल्सो कॉमन इंग्रेडिएंट ऑफ फ्लेवरिंग ऑफ जल जीरा ए कॉमन ड्रिंक ड्यूरिंग समर्स, यानी कि क्यूमिन का जो सीड्स होता है इसमें एक इंग्रेडिएंट तैयार किया जाता है जिसे जलजीरा के नाम से जानते हैं। फिर से, क्यूमिन सीड इज कॉमन इंग्रेडिएंट ऑफ फ्लेवरिंग ऑफ जलजीरा, यानी कि क्यूमिन का जो सीड होता है जलजीरा के फ्लेवरिंग के इंग्रेडिएंट के रूप में कॉमन रूप से जाना जाता है। एक कॉमन ड्रिंक ड्यूरिंग समर सीजन, यह एक प्रकार का कॉमन ड्रिंक होता है जो कि समर सीजन में प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द मेन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स ऑफ क्यूमिन इन इंडिया, यानी कि क्यूमिन का सबसे ज़्यादा यानी जीरा का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी इंडिया करता है और इसको सबसे ज़्यादा कंज्यूमर भी, यानी इंडिया जीरा का सबसे ज़्यादा कंज्यूमर भी है। इट प्रोड्यूसेस 70% ऑफ द वर्ल्ड सप्लाई एंड कंज्यूम्स 90% ऑफ दैट, विच मीन्स दैट इंडिया कंज्यूम्स 33% ऑफ द वर्ल्ड क्यूमिन, यानी कि सीधे कहने का मतलब है कि पूरे वर्ल्ड के सप्लाई का यानी इट प्रोड्यूसेस 70% ऑफ द वर्ल्ड सप्लाई, यानी कि मान लीजिए 100% तक पूरे विश्व में क्यूमिन का सप्लाई होता है तो उसमें से केवल 70% अपना इंडिया इसका सप्लाई कर देता है। कंज्यूम्स 90% ऑफ दैट, इंडिया कंज्यूम 33% ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि 90%, यानी यदि क्यूमिन का 90% तक कंजप्शन होता है तो उसमें से केवल इंडिया आपका 63% तक पूरे विश्व में क्यूमिन का कंजप्शन कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन इंडिया गुजरात फर्स्ट एंड राजस्थान सेकेंड आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ क्यूमिन, क्यूमिन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो यह आपका गुजरात है और दूसरे नंबर पर आपका राजस्थान आता है। नेक्स्ट पॉइंट, सोकिंग द सीड्स फॉर 8 आवर्स बिफोर सोविंग इन्हांसेस जर्मिनेशंस, यानी बीज के यानी कि क्यूमिन के बीज को हम यदि पानी में 8 घंटे तक भिगो कर रख देते हैं तो इससे सीड की जर्मिनेशंस की इन्हांसिंग पावर जो होती है वो बढ़ जाती है। यानी कि क्यूमिन के सीड को हम 8 घंटे तक यदि पानी में भिगो कर रखते हैं बुआई से पहले और फिर इसके बाद इसी बुआई यदि कर देते हैं तो जर्मिनेशन का परसेंटेज जो होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, सीड रेट कितना रखा जाता है, तो क्यूमिन का सीड रेट 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखा जाता है, यानी कि क्यूमिन हो गया, कोरिएंडर हो गया एंड अरहर हो गया, इन तीनों का सीड रेट जो होता है वो 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखा जाता है। क्यूमिन सीडलिंग्स आर सेंसिटिव टू सैलिनिटी एंड इमरजेंस फ्रॉम हेवी सॉइल्स इज रेदर डिफिकल्ट, सो वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल्स विथ स्मूथ सीड बेड गुड फॉर जर्मिनेशंस, यानी क्यूमिन की जो सीडलिंग्स होती है यह सैलिनिटी के प्रति बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। एंड इमरजेंस फ्रॉम हैवी सॉइल्स, और इसका जो इमरजेंस होता है वो हैवी सॉइल्स से, इसका जो हैवी सॉइल्स में इमरजेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा इमरजेंस होता है। एंड रेदर डिफिकल्ट सो वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल्स, यानी ड्रेन्ड लोमी सॉइल्स की अपेक्षा इसकी हैवी सॉइल्स में इमरजेंस बहुत कठिन होता है। विथ स्मूथ सीड बेड गुड फॉर जर्मिनेशन, यानी इसके जर्मिनेशंस के लिए स्मूथ सीड बेड बनाना बहुत ही अच्छा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, सोविंग मेथड क्या होता है, तो क्यूमिन का जो सोविंग मेथड होता है ब्रॉडकास्ट एंड लाइन सोविंग किया जाता है, इसमें लाइन सोविंग किया जाता है, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग मेथड से भी इसको उगाते हैं और लाइन सोविंग के द्वारा भी इसको उगाया जाता है। द रिकमेंडेड सोविंग डेप्थ इज 1 to 2 सेंटीमीटर, यानी कि क्यूमिन की बुआई का जो उचित गहराई होता है वो 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर तक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पाटिल एंड पिल्लाई 1983 ईस्वी में ऑब्जर्व्ड दैट इंसिडेंस ऑफ क्यूमिन ब्लाइट हायर इन क्रॉप्स सोन इन नवंबर दैन दोज सोन इन December infestation was least when the crop was sown in second week of December, यानी सीधे करने का मतलब यह है कि पाटिल एंड पिल्लाई नामक साइंटिस्ट ने 1963 ईस्वी में यह ऑब्जर्व किया कि क्यूमिन में जो ब्लाइट लगता है यह ज़्यादातर नवंबर में बोए जाने वाली क्यूमिन में ज़्यादातर लगता है, लेकिन यही जब हम दिसंबर जनवरी के महीने में लगाते हैं तो इनका इन्फेस्टेशन जो होता है वो कम हो जाता है। यानी कि सीधे कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि नवंबर में यदि हम क्यूमिन की बुआई करते हैं तो इसमें जो क्यूमिन ब्लाइट का प्रॉब्लम होता है वो ज़्यादातर देखने को मिलता है। यही अब जब दिसंबर जनवरी के महीने में हम
क्यूमिन की बुआई करते हैं तो इसमें जो इनका इन्फेस्टेशन होता है वो कम हो जाता है। इसीलिए इसकी बुआई जो है सदैव सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर यानी दिसंबर के सेकेंड सप्ताह में करना सबसे अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कल्टीवार्स रिलेटेड टू क्यूमिन। क्यूमिन की इंपॉर्टेंट कल्टीवार कौन कौन सी होती है? तो क्यूमिन की जो इंपॉर्टेंट कल्टीवार्स होती है इसमें आपका RZ19 आता है जो कि राजस्थान जीरा 19 के नाम से जाना जाता है। RZ का मतलब राजस्थान जीरा 19 के नाम से जाना जाता है। RZ209 होता है, RS फर्स्ट होता है एंड GC फर्स्ट जिसे हम गुजरात क्यूमिन फर्स्ट के नाम से जानते हैं, GC4 होता है। न्यू कल्टीवार गुड फॉर वेस्टर्न राजस्थान एंड गुजरात यानी कि वेस्टर्न जो राजस्थान होता है और वेस्टर्न जो गुजरात होता है इसके लिए सबसे गुड कल्टीवार के रूप में, नए कल्टीवार के रूप में किसको जाना जाता है? तो GC4 को जाना जाता है। नेक्स्ट है अदर वैरायटीज आर क्यूमिन यानी क्यूमिन की जो अन्य वैरायटी होती है इसमें आपका UC89 आता है, UC199 आता है, UC208 आता है, UC209 आता है, VC11 आता है एंड VC24 आता है। अंडर प्री रिलीज मल्टी लोकेशन ट्रायल यानी कि यह किसके अंतर्गत आता है? तो मल्टी लोकेशन ट्रायल में रिलीज होने यानी अंडर प्री रिलीज मल्टी लोकेशन ट्रायल यानी रिलीज होने से पहले इसका ट्रायल जो होता है वो कई लोकेशन पर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू जीरा कल्टीवेशन। जीरी प्लांटेगो प्यूमाइल इज एन इम्पॉर्टेंट बीट इन क्यूमिन फील्ड्स यानी क्यूमिन के फील्ड्स में यानी जीरा के फील्ड्स में कौन सा इंपॉर्टेंट बीट्स लगता है? तो उसका नाम जीरी है जिसका साइंटिफिक नेम प्लांटेगो प्यूमाइल होता है, जिसका बॉटनिकल नेम प्लांटेगो प्यूमिल्स होता है। हैविंग मार्फोलॉजिकल सिमिलरिटी विथ क्यूमिन प्लांट्स यानी इसकी जो मार्फोलॉजिकली सिमिलरिटी पाई जाती है वो क्यूमिन के प्लांट की तरह ही पाई जाती है यानी कि जो इसकी मार्फोलॉजिकल इसका जो फिजिकल मार्फोलॉजी होता है वो क्यूमिन के प्लांट के ही समान होता है। एज द वीड इज डाइजेस्टिंग्विशिबल ओनली एट द फ्लावरिंग स्टेज यानी इस वीड का जो खतरनाक प्रभाव होता है वो केवल फ्लावरिंग स्टेज पर ही होता है। हैंड वीडिंग इज डन ओनली टू अवॉइड कंटामिनेशन ऑफ सीड यानी सीड के कंटामिनेशन को से यानी हैंड वीडिंग इज डन ओनली टू अवॉइड कंटामिनेशन ऑफ सीड यानी सीड के कंटामिनेशंस को रोकने के लिए केवल हैंड वीडिंग करना ही इसमें अच्छा माना जाता है। किसमें? जीरा में। मैनेजमेंट कैसे करते हैं? तो पेंडिमिथाइलिन की 1 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्री इमर्जेंस ऑफ क्रॉप और बीट्स है यानी कि क्रॉप या फिर बीट्स के निकलने से पहले ही 1 किलोग्राम मात्रा पेंडिमिथाइलिन का प्रयोग करते हैं इसके मैनेजमेंट के लिए और हैंड के द्वारा भी इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। डिजीज ऑफ क्यूमिन। क्यूमिन में कौन कौन सा डिजीज लगता है? तो क्यूमिन में जो पहला डिजीज लगता है वो विल्ट लगता है जिसका काजल ऑर्गेनिज्म फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम और फेवरेट स्पीसीज क्या होती है? तो क्यूमिन होती है यानी कि विल्ट यानी कि क्यूमिन में जो विल्ट लगता है इसका काजल ऑर्गेनिज्म फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम और फेवरेट स्पीसीज क्या होती है? तो क्यूमिन होती है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू विल्ट डिजीज ऑफ क्यूमिन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज इज फ्यूजेरियम विल्ट रिजल्टिंग इन यील्ड लॉसन अप टू 80% यानी कि क्यूमिन की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण डिजीज होती है वो आपका फ्यूजेरियम विल्ट होता है जो कि यील्ड में लगभग 80% तक कमी देखने को मिलती है। इसके कारण इट इज़ बोथ सॉइल एंड सीड बॉर्न डिजीज यानी यह दोनों प्रकार का डिजीज होता है यानी कि जो विल्ट होता है विल्ट यानी कि क्यूमिन में जो विल्ट लगता है यह सॉइल एंड सीड बॉर्न दोनों हो सकता है। एंड सर्वाइव एज सैप्रोफाइट और यह किस रूप में सर्वाइव करता है? तो सैप्रोफाइट के रूप में सर्वाइव करता है। नेक्स्ट पॉइंट इन्फेक्टेड प्लांट्स सो peculiar symptoms of drooping leaves leading to mortality of the entire plants यानी इन्फेक्टेड प्लांट यानी कि विल्ट से जो इन्फेक्टेड प्लांट्स होते हैं इसमें पेकुलियर सिम्टम्स दिखाई देते हैं जिसमें पत्तियां जो होती हैं वो हाथी के सूंड की तरह नीचे की तरफ गिर जाती हैं। लीडिंग टू मोर्टिलिटी ऑफ द इंटायर प्लांट्स और पूरा प्लांट्स ही जो होता है वो मोर्टिलिटी की तरह नीचे गिर जाता है, पूरा प्लांट्स ही नीचे जो होता है धीरे धीरे नीचे की तरफ गिर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट डिजीज प्रोड्यूसेस बिल्टिंग सिम्टम्स एट सेटलिंग एंड लेटर स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ यानी इस डिजीज का जो सिम्टम्स होता है यानी डिजीज प्रोड्यूसर्स बिल्टिंग सिम्टम्स यानी कि जो यह डिजीज यानी जो बिल्ट डिजीज होता है इसके बिल्टिंग सिम्टम्स जो प्रोड्यूस होते हैं कब होते हैं? तो सेटलिंग स्टेज पे होते हैं एंड लेटर स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ और प्लांट ग्रोथ स्टेज पर भी देखने को मिलता है। मैनेजमेंट कैसे करते हैं? तो सी ट्रीटमेंट विथ बाविस्टिन @ 2 किलोग्राम पर kg 2 ग्राम पर kg ऑफ सीड एंड स्प्रे बाविस्टिन 0.2% यानी कि इसका मैनेजमेंट यानी जो
जीरा में जो बिल्ड का मैनेजमेंट है वो कैसे करते हैं, तो जीरा में जो बिल्ड का मैनेजमेंट होता है यह 2 ग्राम बाविस्टिन की मात्रा जो होती है प्रति किलोग्राम हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं, या फिर स्प्रे भी कर सकते हैं 0.2% सोल्यूशंस का प्रति किलोग्राम सीड के हिसाब से। दूसरे नंबर का डिजीज है क्यूमिन ब्लाइट, जिसका काजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो अल्टरनेरिया बर्नेसी होता है, बर्नसाई होता है। अल्टरनेरिया बर्नसाई होता है, यानी क्यूमिन में जो ब्लाइट लगता है यह अल्टरनेरिया बर्नसाई के द्वारा लगता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू क्यूमिन ब्लाइट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ डार्क ब्राउन स्पॉट्स ऑन लिप्स एंड स्टेम, यानी कि अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ डार्क ब्राउन स्पॉट्स ऑन लिप्स एंड स्टेम्स, यानी कि पत्तियों और स्टेम पर जो डार्क ब्राउन स्पॉट्स के रूप में दिखाई देते हैं, क्या, क्यूमिन ब्लाइट। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द वेदर इज क्लाउडी आफ्टर फ्लावरिंग द इंसिडेंस ऑफ डिजीज इज इंक्रीज, यानी कि जब फ्लावरिंग के समय, यानी फ्लावरिंग के बाद जब क्लाउडी वेदर होता है तो उस समय इस डिजीज़ की जो वृद्धि होती है वो ज़्यादातर देखने को मिलती है। मैनेज कैसे करते हैं, तो इसका मैनेज हम स्प्रे मैनकोजेब, जिसे हम M45 के नाम से जानते हैं, 2 ग्राम प्रति लीटर ऑफ वाटर, यानी कि 1 लीटर वाटर में 2 ग्राम मैनकोजेब 45 की मात्रा का स्प्रे करके हम क्यूमिन ब्लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्यूमिन में क्या लगता है, तो क्यूमिन में पाउडी मिल्ड्यू भी लगता है, यानी कि जीरे में क्या लगता है, तो जीरे में पाउडी मिल्ड्यू भी लगता है। इसका काजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो इरिसाइफी पॉलीगोनिया, यानी कि जो क्यूमिन में पाउडी मिल्ड्यू लगता है इसका काजल ऑर्गेनिज्म इरिसाइफी पॉलीगोनिया होता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू पाउडी मिल्ड्यू, इंसिडेंस ऑफ पाउडी मिल्ड्यू इन अर्ली डेवलपमेंट कैन काजेज ड्रास्टिक यील्ड लॉसेस बिकॉज नो सीड्स आर फॉर्म्ड लेटर इन डेवलपमेंट। पाउडी मिल्ड्यू काजेज डिसकलर्ड स्मॉल सीड्स। नेक्स्ट मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो क्रॉप्स वुड बी डस्टेड विथ सल्फर डस्ट, यानी कि इसका जो क्रॉप्स होता है, यानी इस डिजीज से अफेक्टेड क्रॉप्स में सल्फर डस्ट का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करते हैं। किसके लिए, तो कंट्रोल द डिजीज, इस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। एज सुन एज सिम्टम्स आर नोटिस्ड, और इसकी जब सिम्टम्स दिखाई देते हैं तब ऐसा काम किया जाता है। स्प्रेइंग ऑफ वेटेबल सल्फर एट द रेट 0.25% या फिर डाइनोकाएप, जिसे हम कैराथेन 0.05% ग्राम से जानते हैं, कैन आल्सो बी यूज टू कंट्रोल दिस डिजीज। नेक्स्ट है इंसेक्ट पेस्ट ऑफ क्यूमिन, तो इसमें एफिड लगता है। क्यूमिन कैन बी अटैक्ड बाय एफिड, यानी क्यूमिन में जो अटैक होता है वो एफिड के कारण ज़्यादा होता है, जिसका साइंटिफिक नेम माइजस परसिगी होता है। एट द फ्लावरिंग स्टेज, यानी फ्लावरिंग स्टेज पे ज़्यादा अटैक करता है। दे सक द सैप ऑफ द प्लांट फ्रॉम टेंडर पार्ट्स, यानी कि जो ताज़े पार्ट्स होते हैं उससे प्लांट का या सैप को जो है वो सक कर लेता है। एंड फ्लावर्स, यानी कि फ्लावर्स एंड टेंडर पार्ट्स से यह क्या करता है, तो उसके जूस को या फिर सैप को जो होता है वो सकिंग कर लेता है। द प्लांट्स बिकम येलो, इसके बाद प्लांट जो होता है वो पीले रंग का दिखाई देने लगता है। द सीड फार्मेशन इज रिड्यूस्ड, और सीड का फार्मेशन से भी कम हो जाता है। एंड द क्वालिटी ऑफ हार्वेस्टेड प्रोडक्ट डिक्रीज, और जो क्वालिटी होती है हार्वेस्टेड प्रोडक्ट की वो बहुत ही ख़राब या फिर गिर जाती है। नेक्स्ट पॉइंट 5वें नंबर का जो इंसेक्ट पेस्ट होता है, अदर इंपॉर्टेंट पेस्ट आर माइट्स आता है, जिसका साइंटिफिक नेम पेट्रोबिया लैटेंस होता है, विच फ्रिक्वेंटली अटैक द क्रॉप सिंस द माइट्स मोस्टली फीड ऑन यंग लीव्स। द इन्फेस्टेशन इज मोर सीवियर ऑन यंग इन्फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट सेशन में हम कोरिएंडर कल्टीवेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन गाइज।